बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 14 उसका लेक्चर नंबर 3 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इस आर्टिकल को भी हम लोग फिगर बनाकर डिस्कस करेंगे। देखें ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म में आपके सामने जो है वो ट्राइएंगुलर शेप का होता है। ये बेटा ग्लास का बना होता है, मटेरियल इसका ग्लास होता है और इसमें जो प्रिज्म होता है बेसिकली इसके जो एंगल्स होंगे ट्राइएंगल के वो सारे 60 डिग्री के होंगे। याद रखिए, यानी ये हर एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। अब इसमें होता क्या है, करना क्या है कि जब रे ऑफ लाइट इसमें एंटर होती है, जब यहां से रे ऑफ लाइट इसमें एंटर होगी लाइक दिस, ये रे ऑफ लाइट है, तो क्या करेगी वो एक पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे जो है प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, फिर इससे बाहर निकलती है लाइक दिस। तो ये जो बाहर निकलेगी, ये जो एंगल होगा इसका, यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पर जो नॉर्मल के साथ एंगल होगा, ये हमारा जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिसको आई बोलते हैं, और ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे बना रही है, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और उसके बाद जब ये प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ये देखें, ये नॉर्मल है यानी 90 डिग्री के एंगल पर। इसको चलें अगर आप एन एंड डैश का नाम दे दें तो ये एम और एम डैश। तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल, ये जो रे बाहर की तरफ निकली इमर्ज हुई है, इमर्जिंग रेस को बोलेंगे, ये एंगल बनाएगी, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं ई। ठीक है, तो ये भाई डिफरेंट एंगल्स बनती हैं। पहले मैं जरा आपको बताता हूँ कि ये सारा प्रोसेस होता बखूबी कैसे है, होता है। इसके लिए हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल की शक्ल में इसको ज्यादातर परफॉर्म करते हैं। ये इसका नाम लिखेंगे पहले आप, ए बी सी। ये जो प्रिज्म है जिसको ट्रायंगुलर शेप में बनाया। अब यहां पर हम लोग दो पॉइंट्स रखते हैं, दो पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, पी और क्यू सपोज मैंने इनका नाम रखा। यहां पर दो पिंस लगाई जाती हैं, यहां पर कॉमन पिन, यहां पर। अब इनको जो है प्रिज्म के दूसरी साइड से, एक साइड से पिन लगाते हैं, दूसरी साइड से इनको देखा जाता है। जब हम दूसरी साइड से देखते हैं, ये पिंस तो ऐसे लगी होती हैं लेकिन हमें आती हुई ऐसे मालूम होती है, यहां से कुछ इस तरह से। जहां पर ये हमें पिंस आती मालूम होंगी वहां पर हम दो पिंस और लगाएंगे। इसका नाम हम रख देते हैं सपोज एस और टी। अब ये जो मैंने जहां पर ये थे, मैं थोड़ा वाजे कर देता हूँ। एक पिन यहां लगाई गई थी, एक यहां थी, वो दोनों पिन हमने पहले लगाई एक लाइन ड्रॉ करते हुए। ये हमारी इंसिडेंट रे होती है बेसिकली, ये रे है हमारी इंसिडेंट रे। ये जो रे है ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमर्जिंग रे है। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैं लिख इसलिए नहीं रहा, थोड़ा सा अभी हमने इसको मजीद अभी इस पे और वर्कआउट करना है। यानी ये सिर्फ जुबानी याद कर लें, दिस वन इज अ रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी रे जो है दिस वन, ये इमर्जिंग रे है। अब होगा क्या, इतनी जो मैंने जैसे बताया कि यहां से हम लोग दूसरी साइड से देखेंगे तो दो पिन जो है कुछ इस तरह से लगानी होती है कि ये दोनों पिन हमें एक सीध में दिखाई दें। वो हमें ऐसे यहां पर दिखाई दे रही होती है। जब हम यहां से देखते हैं हमें प्रिज्म के यहाँ पे बिल्कुल एक सीध में, उसी सीध में ये दोनों लगाई जाती है कि चार पिन लगाते हैं लेकिन हमें दिखाई एक ही देती है। मतलब यहां से अगर हम देख रहे होते हैं, एक पिन दूसरी पिन, ठीक है, यहां से पहली दूसरी और फिर तीसरी लगाते हैं, चौथी, चारों को एक सीध में बिल्कुल स्ट्रेट। तो वहां पर फिर हम लोग जो है उसको प्रिज्म को उठा लेते हैं और पेपर के ऊपर ये सारा कुछ ड्रॉ करते हैं। अब बताना ये है कि ये आपकी जो इंसिडेंट रे है, इसको अगर मैं डॉटेड लाइन से आगे पीछे की तरफ बढ़ा दूंगा लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, और ये जो आपकी रे है, ये जो रे इमर्जिंग रे है, इसको भी अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो दोनों एक दूसरे को, हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर जो है वो मीट होती हुई महसूस होंगी, मिलेंगी। वो जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है, इसका नाम आप कुछ भी रख दें। सपोज इसका नाम मैं रख देता हूं जी। अब जहां पर ये दोनों मिल रही हैं, इस पॉइंट को, यहां जो एंगल बनेगा किस किस के दरमियान, इमर्जिंग रे जो पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाई और इंसिडेंट रे, इन दोनों को डॉटेड लाइन से बैक साइड में जो बढ़ाया, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बना, इसको एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। इसको मैं डी से डिनोट करूंगा, ये एंगल ऑफ डिविएशन है। और याद रखें, जो आपका इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ,
आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये आपकी जो नॉर्मल के साथ यहाँ पर इमर्जिंग रे बनाती है, ये दोनों एंगल कभी भी सेम नहीं होते। यानी रिफ्रैक्शन के बाद आपकी ये जो लाइन होती है इमर्जिंग रे जो है वो इंसिडेंट रे से थोड़ी डिफरेंट होती है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से आ रही है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, थोड़ी सी इस एंगल पर है। एक तो ये चीज, और दूसरी आपने यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो देखना होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये आपका, और यहाँ पर हमने जो फाइंड आउट बेसिकली करना होता है अक्सर मेडिकल में, सॉरी प्रैक्टिकल में, हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है और एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड आउट करना होता है। बाद में एंगल ऑफ इमरजेंस भी पूछते हैं, वो भी फाइंड आउट करना होता है। ये एंगल्स हम बाद में इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है जी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कुछ इस तरह से वकूफ पजीर होता है। बाकी पॉइंट्स के नाम आपने सारे दे देने हैं। जिस जिस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करनी है उसका नाम, सपोज यहां पर मैं दे देता हूं ये ई है पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है ई। और ये जो पॉइंट है आपका, जिस पॉइंट से आप देख रहे हैं एक और नॉर्मल मैंने ड्रॉ की है और एंगल और रे जो है वो इमर्ज कर रही है, इस पॉइंट को नाम देंगे एफ। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे पॉइंट्स के नाम रखने हैं, ए बी सी। ये आपका जैसे मैंने बताया कि ये जो पॉइंट दो है, हमने इसको पी क्यू, जहां पर हमने दो पिन वगैरह लगाई पी क्यू, और ये हमारा जिस पॉइंट पर जाकर हिट करती है प्रिज्म के साथ पॉइंट ई का नाम दिया, वहां से रिफ्लेक्शन हुई और जिस पॉइंट को जाके आके मिली उसका नाम हमने रख दिया एफ, और यहां से वो मर्ज कर गई और ये हमारे दो पॉइंट एस टी। तो इस तरह से हम लोग इसको, ये जो नॉर्मल है उसको एन एन डैश से, और यहाँ जो नॉर्मल हमने ड्रॉ की इमर्जिंग रे के साथ वो हमारा एम एम डैश। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन को डी से, एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इमरजेंस जो है उसको नाम दिया ई। तो इस तरह से सारा प्रोसेस जो है रिफ्रैक्शन का थ्रू प्रिज्म जो है वो वकूफ पजीर होता है। ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। यानी जो चीजें, जो बातें सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की बताई, वही सारा कुछ आपने उसमें लिखना भी होता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी समझने के लिए हम फिगर की हेल्प लेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। सपोज ये हमारे पास, समझें कि मैंने ये डायग्राम्स कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मतलब एक दो ये तीन डायग्राम्स मैं आपके साथ बनाऊंगा। ये देखें, ये हमारे पास ग्लास है, मैंने ये तीन ग्लास प्रिज्म जो है वो बनाए हैं। यहां से अगर रे जो है वो देखें, हम किसी एक एंगल से ये देखें, अगर रे यहां से आती है लाइक दिस, तो रे जो है यहां से एक पर्टिकुलर एंगल पर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, ये नहीं रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। यानी ये हमारी इंसिडेंट रे जो है वो ग्लास से किस में जा रही है, एयर में। ठीक है, तो इस शक्ल में यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास दो एंगल बनेंगे, एक थीटा वन बनेगा, एक थीटा टू बनेगा। ये जो एंगल थीटा वन है ये हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना ये इसका नाम है थीटा टू, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर मैं इंसिडेंट जो रे है इसका एंगल चेंज करूं, ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता चेंज करता जाऊं, वो यहां से अगर मैं उठाकर यहां ले जाऊं तो क्या होगा, मतलब सपोज अब मेरी इंसिडेंट रे यहां से होगा क्या कि अब ये जो लाइन है वो इसके बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर चली जाएगी लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, ये मैंने नॉर्मल यहाँ भी ड्रॉ किया है, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये जो थीटा वन है वो थीटा वन अगर आप देखें तो ये हमारा थीटा वन एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये होगा, ये 90 डिग्री का है। यहाँ पर ये कितने डिग्री का हो गया है, एंगल आर 90 डिग्री का। तो याद रखें कि सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको थीटा वन का हमने नाम दिया है, ये बेसिकली आई है, अगर आई जो है उसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो अगर 90 डिग्री का हो जाए, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री का होगा उस वक्त जो एंगल आई है उसको हम नाम देंगे क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करेंगे। सी मीन क्रिटिकल एंगल, ये होगी क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, कि यानी जब आप जो है इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही है और डेंसर से रेयर में, ग्लास से किस में जा रही है, एयर में, तो उस वक्त क्या है, अगर आपकी जो रे ऑफ इंसिडेंस है उसका एंगल आई जो है, एंगल आई जो है वो आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है उस वक्त जब रिफ्रैक्टेड एंगल जो है
वो 90 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पर जो आपका एंगल आर है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो तब आपका एंगल आई जो है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। यही क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। अब अगर इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं, मजीद ये एंगल जो हम और बढ़ा देते हैं, अगर हम इसको और बढ़ा देंगे पहले यहाँ पर, ठीक है रे, यहाँ से और एंगल से यहाँ से, तो फिर ये प्रोसेस जो है कुछ इस तरह से बखूबी होता है कि ये दोबारा थीटा 1 और ये हमारे थीटा 2, यानी बजाय रिफ्लेक्शन के यहां तक तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा था, अब ये वापस आ जाएगी। यही रे जो है जिस मीडियम से दाखिल हुई उसी मीडियम में वापस आ गई, और दोनों एंगल्स जो है, एंगल आई जो है आपका वो किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के। जब ये प्रोसेस होगा, जैसे ही ये प्रोसेस होगा कि हम लोग जो है हमारा एंगल बेसिकली देखा जाए आई जो है वो ग्रेटर देन सी हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से अब बड़ा है। पहले यहां पर क्रिटिकल एंगल था, एंगल आई क्रिटिकल एंगल के इक्वल था, उससे हमारा एंगल बड़ा हुआ। जैसे ही बड़ा होगा तो उस वक्त क्या होगा कि भाई प्रोसेस जो है वो रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और रे जो है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, और दोनों एंगल, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आई बात की? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब वकूफ होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त वकूफ होता है कि जब इंसिडेंट रे जो है उसका एंगल जो है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, तो उस वक्त जो बजाय रिफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, इंसिडेंट रे बजाय दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होकर जाने की बजाय वो उसी मीडियम में बाउंस बैक करेगी। तो उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को नाम हम देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था कि जब तक एंगल जो है वो हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाता है। यहां से ये देखिए बढ़कर 90 पे चला गया। 90 पे गया तो हमने बोला कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है तो तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आपका कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते चले गए। हमने एंगल को मजीद बढ़ाया, जैसे मजीद बढ़ाया तो क्या हुआ कि अब रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हुआ। इंसिडेंट रे बजाय दूसरे मीडियम में किसी एंगल पर मूव होने के, मुनहरिफ होने के, वो उसी मीडियम में, जिस मीडियम में वो थी इंसिडेंट रे, उसी मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे भी बाउंस बैक कर गई। अब दोनों एंगल थीटा 1 थीटा 2 यानी एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल हो गए। तो और एंगल आई सादा लफ्जों में क्रिटिकल एंगल से क्या हुआ, उस वक्त बड़ा हुआ। तो फिर ये दोनों इक्वल हुए। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये था भाई हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक फार्मूला है जो हमने डिस्कस करना है। ये एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, पिछले सालों में ये नहीं था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डेरिवेशन है जी, हाँ, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेरिवेशन of the formula for total internal reflection। देखिए भाई, पिछले ही प्रोसेस को अगर हम लेके चलते हैं तो यहां पर हमने जो बात की थी, ये आपने पहले सबसे पहले याद रखना है कि n1 साइन आई इज इक्वल टू n2, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं अभी, साइन आर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी एन अगर हम इससे ले लेते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाने के लिए हम लोग जो है वो मूव करते हैं। हमने डेरिवेशन को बेसिकली स्टार्ट यहाँ से करना कि ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा स्नेल्स लॉ है जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। यही हमारा स्नेल्स लॉ है। उसके मुताबिक क्या है कि n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। अगर हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि क्रिटिकल एंगल की शक्ल में ये जो हमारा साइन आर है किसके इक्वल हो जाता है, साइन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर साइन आर आपका 90 डिग्री का होगा तो आप अगर साइन आर की वैल्यू निकालेंगे, यानी सादा लफ्जों में साइन आर जो है हमारा यहाँ पर, सॉरी मतलब आर इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, आर इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री का होगा तो तब अगर हम साइन आर की वैल्यू यानी मतलब साइन 90 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो 1 की इक्वल होती है। तो हम ये जो वैल्यू है ये इसमें अगर पुट करते तो हमारे पास क्या आ जाता है, n1
साइन आई इज इक्वल टू n2 और साइन आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1। ठीक है, क्योंकि साइन आर किसके इक्वल है, आर की वैल्यू जब हमने कहा कि आर जो है हमने पुट कर दिया कि क्रिटिकल एंगल की शक्ल में, स्नेल्स लॉ की शक्ल में, कि जब आपका एंगल आई किसके इक्वल है वो उस तरफ ये मूव करती है जब एंगल आई आपका किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू सी है, तो फिर n1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू n2। बात की समझ आ गई। यानी जब आपका आई सी के इक्वल है और आर आपका जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो, तो साइन आर यानी साइन 90 की वैल्यू 1 है वो हमने पुट की, हमारे पास ये फॉर्म हो गई। इसमें हमने क्या किया कि अब हमने, चूंकि 90 डिग्री का एंगल तब होगा आर का रिफ्रैक्टिव एंगल जब आपका साइन आई किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल के, तो वो हमने पुट कर दिया कि आई इज इक्वल टू सी। अब यहां से अगर हम साइन सी की वैल्यू निकालना चाहे तो वो किसके इक्वल होगी, साइन सी इक्वल होगा n2 डिवाइडेड बाय n1। मजीद अगर हम यहाँ से क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना चाहे खाली सी, तो वो किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स n2 डिवाइडेड बाय n1। ठीक है जी। अब यहां से ये आप याद रखें कि जो आपका यहाँ पर जो वैल्यू होती है, हम लोग ग्लास से जाते हैं उसमें, तो यहाँ ग्लास से एयर में जा रहे होते हैं, तो यहाँ ये याद रखें कि जो आपका n1 है और जो n2 की हम बात करते हैं यहाँ पर, उसको थोड़ा सा आपने एक चीज याद रखनी है कि आपका जो n2 है वो बेसिकली यहाँ पर एयर में जाने की वजह से वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी ग्लास से एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी इन एयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो है, हवा में जो है वो 1 होगा। ठीक है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास टू एयर है, तो n2 1 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये जो n1 है, n1 को हम लोग n के इक्वल डिनोट कर देते हैं, यानी n1 इज इक्वल टू n, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/n। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा c फाइंड आउट करने के लिए। यहीं से अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम n को यहां ले आएंगे उठाकर और c को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, हम n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से कर लें या यहां से कर लें, बेसिकली आपको पहली चीज ये है कि अगर क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना होगा तो ये फार्मूला आपका डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला है वो ये आप अप्लाई करेंगे, और अगर आपने n फाइंड आउट करना है तो सिर्फ आपने n को उठाकर इधर ले आना है। यानी आपका फिर ये क्या बन जाएगा, सादा लफ्जों में आपका ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यानी c जो है यानी इधर चला जाएगा और n इसकी जगह पे आ जाएगी, यानी n इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा जी साइन इनवर्स। ठीक है जी, और n की जगह पर क्या आ गया है हमारे पास c, और अगर हम लोग जो है वो इसको रेसिप्रोकल की शक्ल में लें तो हमारे पास बेसिकली ये क्या बन सकता है, n फिर किसके इक्वल यहाँ से होगा, एक और स्टेप कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी 1/साइन नीचे जाकर 1/साइन c, यानी n इज इक्वल टू 1/साइन c। इससे हम लोग n भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये दो आपके पास समझ लें कि फार्मूलाज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। n के लिए n इज इक्वल टू 1/साइन c और c निकालने के लिए साइन इनवर्स 1/n। ये भाई वो डेरिवेशंस होंगी। आज के लिए बेटे इतना ही है, इनको आपने जो है वो बेसिकली अपने हैंड से प्रैक्टिस करनी है। जब आप अपने हैंड से इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको और बेहतर तौर पर ये रिलेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस दफा इसको ऐड किया गया है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।